आप सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, सारी माता शक्ति को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरा नाम रविंद्र भारतीय है। गांव मेरा आटा है, पानीपत जिला है मेरा, हरियाणा से मैं। अभी जो साथी बोल रहे थे उनका नाम सचिन है। ये सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश से ही आए, आपके प्रदेश का ये था। साथ में साथी हैं, गौरव भाई हैं, यमुनानगर से आए। असल में आना क्यों हुआ, कुछ समस्याएं हैं जिन्होंने हमें भी घेर रखा और आपको भी घेरने जा रही है। एक चीज जानकर आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होना चाहिए, ये आपके ही गांव के भीकम पाल जी हैं। ये दिल्ली में अपना व्यवसाय करते हैं, अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, ऐसा आप लोग जानते हो। इनको गांव में वापिस आना क्यों पड़ा? भाई ये बोल रहे हैं कि हम दिल्ली से ऊब चुके हैं और हम वापस गांव में स्थापित होना चाहते हैं, तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। भाई हमारे गांव के बालक बच्चे जो भी है पढ़ लिख कर वो गांव छोड़ रहे हैं, और ये जो बाहर थे ये वापस गांव में आ रहे हैं, तो क्या कारण है? एक बार उस कारण को जानना चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या जनता सरकार मोर्चा के बारे में आप सब जानते हैं? नहीं जानते तो मैं छोटा सा परिचय आपको जनता सरकार मोर्चा का दे दूं। जनता सरकार मोर्चा कब बना और क्यों बना, इसके पीछे का कारण क्या था? 2020 में एक भयानक बीमारी आई जिसका पूरे विश्व में एक तांडव चला, जिसके बारे में सचिन भाई ने भी बात की। आप लोगों को लग भी सकता है कि भाई ये तो एक डर का माहौल बना रहे हैं, डरा रहे हैं हमें, लेकिन कुछ वास्तविकता है। उस वास्तविकता से मैं आपको बताऊंगा, आपको पहचान करवाऊंगा उस वास्तविकता से। जब 2020 में एक बीमारी आई थी, उस बीमारी के नाम पे पूरे के पूरे देश के अंदर तांडव चल रहा था, यहाँ पर भी चला था। आपके गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बाहर रोजगार करते थे और उस दौरान वापस गांव में आए, और जो रोजगार था, जिस रोजगार के नाम पे आप उनको बाहर भेज रहे हो, वो रोजगार सब के सब एक झटके में समाप्त हो गए थे। ये तो जानते हैं सब। अब आप एक चीज देखिए कि क्या कोई आपके गांव से ऐसा व्यक्ति भी है जो उस बीमारी से गुजरा हो? था कोई? जो कोरोना नाम की बीमारी थी, वो बीमारी किसी को हुई गांव में, पड़ोस के गांव में, कोई रिश्तेदारी में हुई हो? कहीं ना कहीं तो हुई होगी। अब मैं उसकी एक वास्तविक सजा बताता हूं आपको। उसकी सच्चाई क्या थी कि जब वो बीमारी आई, वो बीमारी पहले आई बुजुर्गों में, जैसा कि टीवी पे बताया गया। ग्राउंड पे कहीं नहीं थी, गांव में कहीं नहीं थी। फिर वो बीमारी आती है जो जिनकी उम्र 40 से 50 साल है उनके अंदर, और फिर वो बीमारी आती है युवाओं के अंदर। मतलब एक ऐसी बीमारी थी जो बुजुर्गों से शुरू हुई और फिर बच्चों तक वो आई। क्या बीमारी कोई उम्र देख के आती है? हाँ जी भाई, बीमारी तो उम्र देख के थोड़ी ना आएगी। या उम्र आएगी तो जिसको बोलते हैं भाई श्वास का रोग है, वो बच्चों में भी हो सकता है, वो बुजुर्गों में भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी होगा कि पहले बुजुर्गों में आएगी फिर बच्चों में आएगी। भाई वो तो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरी एक बात थी कि वो बीमारी जिसको भी आई, जिसको भी वो बीमारी बताई गई, उस आदमी को खुद नहीं पता था। सामान्य बुखार होता था, जुकाम होता था, और जब वो हॉस्पिटल में जाता था एक टेस्ट करते थे और उस टेस्ट के माध्यम से कह देते थे कि भाई इसको तो ये बीमारी हो गई, और हम उसको मान लेते थे। जैसे ही हमने माना वैसे ही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ और हम डर के माहौल में आए। आप देखोगे कि जब जब हम डरते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और बीमारियां हमारे ऊपर अटैक करती हैं। बोलते हैं ना कि भाई भय का भूत होया करे। ये बात तो सभी ने सुनी है कि भाई भय ही सबसे बड़ा मतलब शत्रु है। भाई भय अगर बता दिया तो भय से ही बीमार हो जाएंगे हम, उसी से मौत हो जाएगी। तो भय बताया गया कहाँ पे? टीवी में, अखबारों में, फोनों के माध्यम से, यहीं पे चला। फिर क्या हुआ कि वो जो बीमारी होती थी, वो बीमारी से जो भी व्यक्ति मरा, वो कोई भी एक सिंगल मौत नहीं मिली हमें। हम लगातार 2020 से लेकर अब तक घूम रहे हैं, हमने एक सिंगल मौत ऐसी नहीं मिली जो घर पे किसी को कोरोना हुआ हो और वो घर पे होम आइसोलेट रहा हो और वो मर गया हो। जितनी मौतें हुई हैं वो सब की सब अस्पतालों में हुई, घर पे एक भी नहीं हुई। बीमारी होने के बाद जो घर पे सामान्य क्लिनिक से दवाई ले ली,
किसी छोटे मोटे गांव के डॉक्टर से जोड़ा छाप कर लो, जिसने स्टोर से दवाइयां ले ली या घर पे काढ़ा वगैरह बना के ले ली, वो एक सिंगल मौत नहीं हुई किसी की। और अस्पतालों में जो गया जिसको बीमारी बताई गई, रेयर आदमी थे जो जिंदा बच के वापिस आए। मतलब क्या था? मतलब परिवार वालों को जो पार्थिव शरीर होता वो भी नहीं दिया गया। लोगों को पता ही नहीं, बोल रहे हैं कि भाई हमारा 1 घंटे पहले तो ठीक था, बात हो रही थी, सबस था, और 1 घंटे बाद अस्पताल में जाते हैं कि वो तो मर गया। ऐसा ही तो चल रहा था। फिर उसके बाद हम तभी कहने लगे थे कि भाई ये जो बीमारी है, ये बीमारी का खेल बड़ा है, और ये बीमारी ऐसे ही नहीं आई है। ये बीमारी कुछ केमिकल डालने के लिए आई है इंसानों के शरीर में। असली टारगेट वो है, असली टारगेट है फार्मा कंपनियों को मजबूत करना। और आप देखोगे कि वो बीमारी के नाम पे एक केमिकल आया जो यहां पर लगा। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर नाम ले दिया तो जहां पर इस वीडियो को अपलोड करेंगे वहीं से ये वीडियो उड़ा दी जाएगी और वो चैनल भी बंद कर देंगे। मतलब सबके शरीरों में केमिकल डला। आपके में भी डला होगा। क्या कोई ऐसा है जिसको ना लगा हो वो टीका? सबको लगे? आपको नहीं लगा? अच्छा, और किसी को? हाँ जी, 90% को लग चुका है। गांव में 10% बचे हुए हैं। उस 90% में से बुखार किस किस को हुआ था? आपको हुआ था। हाँ, आपको बुखार हुआ था। किसी और को हुआ था? सिर में दर्द हुआ हो, एलर्जी हुई हो, कुछ भी हुआ हो लगने के बाद 1 दिन के अंदर अंदर। सुनो जी बात है। हाँ जी, इस बात के ऊपर बाद में चर्चा करियो आप, क्योंकि जो मैं बात बताना चाहूं वो बात फिर आप उसको सही से समझ नहीं पाओगे अगर कोई एक बात भी छूट गई तो। अब जिसको वो लगने के बाद बुखार हुआ है, आप अपने घर में देख लेना, क्या आपका शरीर जिसको लगी है और बुखार हुआ है, क्या उनके शरीर में पहले जितनी ताकत बची है? क्या वो पहले जितने स्वस्थ रहते हैं? नहीं रहते। मतलब किसी के हाथ काम नहीं कर रहे, किसी के पैर काम नहीं कर रहे, किसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, कोई लगातार बीमार हो रहा है, किसी को कुछ। मतलब कि आप देखोगे कि जिसको वो लगने के बाद बुखार हुआ है कोई भी आज स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब क्या था? भाई बीमारी नहीं थी, लेकिन उस बीमारी के नाम पर बीमारी देनी थी। समझते हो ना? भाई बीमारी का बता के, डर दिखा के, और एक नई बीमारी देनी थी। और आप देखोगे कि वो टीके लगने के बाद आज जिस भी गांव के अंदर हम जाते हैं, एक भी गांव के अंदर अगर हम ये देखते हैं कि गांव में अगर 10 मौत हुई है तो 10 मौतों में से 6 मौत ऐसी हैं जिनका कारण मात्र और मात्र एक है कि भाई हार्ट फेल से मर गया। सबसे ज्यादा हार्ट फेल हो रहे हैं। पहले होते थे हार्ट अटैक और अब हो रहे हैं हार्ट फेल। इसमें अंतर है। हार्ट अटैक का मतलब है कि भाई दिल के ऊपर एक झटका पड़ा और उसको कैसे भी करके वो एक झटके से हम उसको अस्पताल में ले गए और उसकी जान बच गई। लेकिन अब 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलता। 30-40 सेकंड के अंदर तो इंसान ऊपर चला ही जाता है। अब ये देखने में आया, क्या इससे पहले ऐसी वीडियो दिखती थी कि भाई चलते चलते गिर रहे हैं? थी कोई वीडियो? बैठे बैठे मर रहे हैं? थी कोई? दौड़ते दौड़ते बच्चे मर रहे हैं? थी कोई वीडियो? खेलते खेलते मर रहे? थी कोई? मतलब एक भी चीज ऐसी जो वीडियो सामने आ रही है उनमें से एक भी वीडियो ऐसी नहीं थी जो 2021 से पहले सामने आई हो। अब इस बात के ऊपर विचार करने का है कि अगर ये उस 2021 से पहले नहीं आई और 2021 के बाद आ रही है तो इसका कारण क्या है? हमारे गांव के लोग बड़े भोले भाले सीधे मानस हैं। वह गांव के आदमी क्या है कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेता है। अगर सरकार ने कोई चीज दी है तो हम ये मान लेते हैं कि भाई सरकार ने वो अच्छी चीज ही दी होगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार हमारे फायदे के लिए है। यही तो मानते हैं हम। और वो फायदा देखकर हमने वो अपने शरीर में डलवा लिया। और आज जिस को लगा है, आज हर घर का यही हाल है। एक चीज नोट करना आप, अगर लोगों को आयुष्मान कार्ड ना दिया जाता तो आज सरकारें नहीं टिक पाती, क्योंकि सरकारों की जड़ उखाड़ देते लोग। पहले आप लोगों को कि ये लगे कि सरकार बीमारी नहीं,
बीमारी का इलाज दे रही है। इसलिए पहले लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए और फिर लोगों के शरीर के अंदर केमिकल डाल के उनको बीमार किया गया। मतलब खेल चल रहा है दिमाग को कंट्रोल करने का। हम ये समझते हैं कि आज अगर हम बीमार हो जाते हैं तो भाई 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा में मिल जाती है, वो लालच दिख रहा है हमें, लेकिन हम इसके ऊपर विचार नहीं करते कि बीमारी कहां से आ रही है। एक बात बोलते हैं कि भाई खेतों में जहर डल रहा है, उस जहर से हम बीमार हो रहे हैं, मानते हैं एक कारण है, लेकिन यह तो नहीं है कि जहर एकदम से इतना डलने लगा है। जहर तो 1970-80 से चल रहा है खेतों में डलना, वो तो धीरे धीरे बीमार कर रहा है, लेकिन ये तो अच्छा एकदम से कर रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये जो टीके लगने शुरू हुए थे ये जनवरी 2021 से लगने शुरू हुए थे, और जब से ये लगे हैं तब से जो हार्ट फेल की जो सरकारी डेटा है, ये हार्ट फेल की बीमारी में जो रफ्तार आई है वो 10,000% से ज्यादा है। मतलब अगर पहले 100 व्यक्तियों को होता था तो आज 10,000 को हो रहे हैं। एकदम से ग्रोथ कहां पे से कहां पहुंच गई। नपुंसकता के केस सरकार का आंकड़ा है, ऊपर से वो दवाई लगाई जा रही थी, उधर से न्यूज़पेपरों में चल रही थी। हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या कहीं अखबार में छपेगी, आप जो बात बता रहे हो कि अखबार को पढ़ लेते हैं। आपने भी अखबार को पढ़ा होगा लेकिन कभी गौर नहीं की होगी। जब ये टीके लगाए जा रहे थे अखबारों में खबर छप रही थी कि भारत की 85% आबादी 2025 तक कैंसर ग्रस्त होगी। किस किस ने पढ़ी अखबारों में यह खबर? पढ़ी जी आपने कि भारत की 85% आबादी 2025 तक कैंसर ग्रस्त होगी। कैसे होगी? दूसरी एक और खबर थी कि भारत के युवाओं में 2025 तक 60 से लेकर 70% तक नपुंसकता और बांझपन होगा। पढ़ी? पढ़ते हैं लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, ये सोचते हैं कि हमें प्रभावित नहीं करेगी। उस जो 60% है उस 60% में हमारे बच्चे भी हैं। जो 85% उस 85% में हम भी हैं। आप में से भी कोई हो सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आज स्वस्थ हूं कल को मेरे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकारों को पता है कि कौन सा जहर डाला गया इनके शरीर में और उस जहर का परिणाम कब आएगा, कब वो लोग बीमार होंगे, उनको पता है पहले से ही। इसीलिए यह आंकड़ा बताया जा रहा था। पैरेलल में ये जो इसके जो साइड इफेक्ट होने थे वो बताए जा रहे थे, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे थे। आज सब कुछ सामने है प्रत्यक्ष तौर पर। एक बड़ी बात बताता हूं इसी बीमारी को लेकर मैं। 2020 में जब यह बीमारी आई, दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, सुना होगा आप लोगों ने। यहां से कोई ना कोई गया भी होगा। हाँ, वो जो किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन में लाखों लोग बैठे थे दिल्ली के चारों तरफ, और एक सिंगल मौत उस बीमारी से नहीं हुई, एक सिंगल। जबकि पूरे का पूरा दिन एक हुक्के पे कम से कम सैकड़ों लोग हुक्का पीते थे, सुबह से लेकर शाम तक। एक ही बीड़ी को आपस में साझा करते थे। यहां पर मैं नशे को प्रमोट नहीं कर रहा, गलत बात है नशा करना, धूम्रपान गलत है, लेकिन एक ही बीड़ी को एक से ज्यादा लोग भी पी रहे थे। एक ही थाली में सुबह से लेकर शाम तक लगभग 10 लोग खाना खाते थे। अब ये बोलते थे कि यह बीमारी तो नजदीक आने से फैलती है, यह बीमारी तो एक दूसरे से हाथ मिलाने से फैलती है, यह बीमारी तो बात करने से फैलती है। मतलब दूरी बनानी थी, लेकिन वहां पर लाखों लोग इकट्ठा बैठे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को बीमारी नहीं हुई। दूसरी बात, जैसे ही उस दिल्ली के जो बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, बिकमपाल जी दिल्ली में ही होंगे उस टाइम पे, ये बताएंगे आपको। और ये क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, ये एम्बुलेंस चलाते हैं, इनको पता है कि वो दौर क्या था, वो कयामत का जो दौर दिल्ली में बनाया गया। दिल्ली से बॉर्डर से इधर बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं, और दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए लाशों के ढेर थे। मतलब वहां पे बताया जा रहा था कि जो वहां पर हीटर वाले जो शमशान घाट बने हुए हैं, कि वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं बची थी। मतलब क्या था? अस्पताल ही मौत का अड्डा थे, अस्पतालों ने ही मौत दी है। जिनको डॉक्टर का रूप मानकर भगवान की तरह पूजते आए हैं, वो भगवान ही हत्यारे थे असल में। जो दवाइयां उस टाइम पे लगाई जा रही थी, वो दवाइयां बैन थी, उस टाइम पे भी थी, आज भी है, लेकिन सरकार ने मंजूरी दी।
रेमडेसिविर एक इंजेक्शन था, उसकी टैबलेट भी आई और इंजेक्शन भी लगा। यह बताया जाता उस इंजेक्शन के बारे में, अगर जीवन में एक बार दे दिया जाए वो, तो उसके कभी भी उसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। और वो इंजेक्शन देते ही ऑक्सीजन की कमी होगी, और उस टाइम पे जब वो इंजेक्शन लोगों के शरीर में डाले गए तो आपने देखा होगा कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए उठाए फिर रहे थे लोग। मतलब एक केमिकल डाला गया शरीर में, एक दवाई के नाम पे, एक टीके के नाम पे, उससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुई और फिर सरकार बड़ी मतलब हमदर्द बन के उभरी लोगों का कि आप लोगों को हम बचाएंगे, हम आप लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में देंगे। मौत बांटी वो नहीं दिखी, जीवन बांटते हुए नजर आए वो दरिंदे। मतलब मेरा कहने की बात यह है कि जिसको हम अच्छा मान रहे हैं वो अच्छी नहीं है, उसका दूसरा रूप भी देखने का प्रयास करो। तो जो मैंने अपनी बात छेड़ी थी कि जनता सरकार मोर्चा को आप नहीं जानते, ये जनता सरकार मोर्चा के जो हम साथी हैं, ये उस टाइम पे दर दर भटक रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, ऐसे ही जैसे आज आप लोगों के बीच में आए हैं। तब हम चुनिंदा लोग थे जो बोल रहे थे। फिर हमारे में से एक साथी निकला जिसका नाम डॉक्टर देवेंद्र बलारा है। उसने चंडीगढ़ में ये जो मुंह पे जो कपड़ा बांधने का जो मैंडेटरी कर दिया था, बाध्य बना दिए थे लोग, ये पहनना ही पड़ेगा, उसको लेकर चंडीगढ़ में उन्होंने धरना, मतलब सरकार का तंत्र का विरोध किया कि मैं खुली हवा में सांस लेने का मेरा अधिकार है। जब प्रकृति ने मेरे को सांस लेने का अधिकार दिया है तो तुम लोग कौन होते हो कि मुंह पे कपड़ा बंधवा दो। और फिर उन्होंने वहां पर एक संघर्ष किया और उनको अंदर जेल में डाला गया। जब उनको जेल में डाला तो तब बहुत सारे साथी इकट्ठा हुए और तब जाकर 24 जनवरी 2022 को ये जनता सरकार मोर्चा एक ये संगठन का रूप दिया गया। जनता सरकार मोर्चा असल में क्या है, इसका जो आप शब्द देखोगे कि जनता सरकार मोर्चा, असल में तो जनता ही सरकार है, लेकिन जनता भूल चुकी है कि हम सरकार हैं। आप लोगों से एक बात पूछता हूं मैं कि जो मालिक होता है वो तनख्वाह देता है या लेता है? क्या करता है मालिक? तनख्वाह देता है। लेने वाला क्या है? नौकर है। जितने भी सत्ता के अंदर बैठे हैं, राष्ट्रपति से लेकर और छोटे से कर्मचारी तक, सबको तनख्वाह आप लोग देते हो। आपकी जेब से तनख्वाह जाती है, आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह जाती है। इसीलिए जनता ही सरकार है और जो लोग आप लोगों से तनख्वाह लेते हैं वो हमारे नौकर हैं। लेकिन बात यह आ गई है कि जो जनता मालिक है और जो नौकरों को तनख्वाह दे रही है, वो आज नौकर 5 किलो राशन में जनता को यह एहसास करवा रहे हैं कि तुम भीख मंगे हो। 5 किलो राशन की लाइन में है ना, पूरे का पूरा देश है। मतलब है कि जनता को एहसास करवा रहे हैं कि भाई असल में हम मालिक हैं, वो नौकर हमारे, लेकिन वो है नौकर। जनता को नौकर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप लोगों को यही बताते हैं, इस जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से एहसास करवाते हैं कि आप लोग ही असल में सरकार हो। वो सरकार नहीं है, राज जनता से चलता है। और आप हर 5 साल में देखते भी हो कि जब आप एक टाइम पे जाके जब वोट दबाते हो, जो राजा बन के फिरते हैं वो आप लोगों के पैरों में आते हैं। आते हैं नहीं आते हैं? वोट दे देना जी, आते हैं ना। अब मालिक को मांगने की क्या जरूरत है? अगर वो मालिक हैं तो यही बोलते हैं ना, हम आप लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन हम वोट डालते वक्त ये नहीं जानते कि भाई वो असल में हमारी सेवा करेंगे या हमारे नाम पे अपनी सेवा करवाएंगे। हमारी सेवा तो नहीं हो रही ना। हमारे लिए तो ऐसे ऐसे कानून बनाते वो वहां पर बैठकर, असल में मतदान मतलब हम बुद्धि देते हैं हम उनको कि ये लो भाई आप, और हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाओ, अच्छे कानून बनाओ, अच्छे नियम बनाओ। लेकिन जब वो लोग सत्ता में जाते हैं तो आप लोगों को रोंदने का काम करते हैं। एक कानून से अवगत करवाता हूं मैं आपको। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूं। अगर यहां पर किसी विशेष पार्टी का नाम आए तो अपने आप से मत जोड़ना उसको। मैं सभी सरकारों के बारे में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसी का ना तो पक्षधर हूं, विरोधी मैं उसका हूं जो गलत नीतियां लेकर आते हैं। वो उसमें अगर मेरा बाप भी गलत करेगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। और आप लोगों का भी यही हक है कि अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है तो उसको टोको, अगर बाप गलत कर रहा है तो बच्चे का भी हक है कि अपने पिता को रोके।
इसीलिए मैं यहां पर पार्टियों से मत जोड़ना अपने आप को। भाजपा सरकार एक कानून लेकर आई कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी, और वही बच्ची 18 साल की उम्र में लिव इन में किसी के साथ भी रह सकती है। कानून बना दिया और कोर्ट उसको मंजूरी देता है। आप लोग नहीं जानते होंगे, आप दिल्ली की तरफ देखोगे या आप दिल्ली से सटा हुआ एरिया देखोगे, लिव इन के दुनिया भर के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, और माँ बाप को यह अधिकार नहीं है कि उस बच्ची को रोक दे। मतलब 18 साल की उम्र में लिव इन में रह सकती, किसी के साथ बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन शादी की उम्र 21 साल। गांव पे नहीं दिख रहा आज ये कानून, बना के रख दिया है, क्योंकि गांव में इसका विरोध हो सकता है। जब यह कानून बना तो मेरे हरियाणा में दिल्ली के चारों तरफ जो खाप पंचायतें एक्टिव हैं, उन्होंने सरकारों का विरोध किया, और तब उन्होंने वो कानून कैंसिल नहीं किया, केवल होल्ड पे डाल दिया कि उसको इंप्लीमेशन में नहीं लेके आएंगे। जिस दिन समाज कमजोर होगा उसी दिन वो कानून इंप्लीमेशन में आ जाएगा, और आप 18 साल की बच्ची की शादी नहीं कर सकते। ये कानून बन गया है, लेकिन वो बच्ची किसी के साथ भी रह सकती है। यह कानून क्या आपने मांगा? क्या आपका जो जनप्रतिनिधि था, जो चुन के भेजा, क्या आपसे पूछने आया? जब यह केमिकल डाला जा रहा था शरीर में, क्या वो जो चुन के भेजा वो आपसे बताने आया कि ये जहर डाला जा रहा है? किसी ने तो नहीं बताया ना आपको। अगर वो हमारा असल में चुनिंदा हुआ, हमारा चुनिंदा जो प्रतिनिधि था जिसको चुन के भेजा था हमने, उसका अधिकार तो यह बनता था कि वो हमारे पास आए और हमें बताए कि भाई मैं अपने बुजुर्गों से, गांव वासियों से निवेदन करता हूं कि सरकार मेरी नहीं मान रही और यह जहर डाला जा रहा है शरीर में। अखिलेश यादव ने एक बात कही अभी इस चुनाव से पहले, ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सुनी भी होगी, कि मैंने तो अपने कार्यकर्ताओं को रोक दिया था कि भाई ये केमिकल मत लगवाइयो, ये इन लोगों को मारने का है। सुनी किसी ने? और सरकारों ने एक टीके के नाम पे लोगों की हत्याएं की हैं, ये बोला उसने। लेकिन जिसको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, अगर वो व्यक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलता तो क्या लोग वो टीका लगवाते? भले ही वो किसी भी दल के थे, नहीं लगवाते ना, क्योंकि सबको पता होता कि भाई एक जनता का नुमाइंदा है जो बोल रहा है कि ये टीका गलत है और इसको नहीं लगवाना, तो उसको नहीं लगवाते। लेकिन वो उस टाइम पे तो नहीं बोला, वो उस टाइम पे आके जरूर बोला जब सबको लग गई, लेकिन उसका इलाज भी नहीं बताया। मतलब राजनीति करने के लिए तो हम हैं, लेकिन जब हमारे फायदे की बात आएगी तो हमारे फायदे की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों को नोचना, आप लोगों को लूट के खाना है। तो ये तो उसने किया। अब बात आती है अभी का जो मुख्यमंत्री है झारखंड का, सरकार ने किसी कारण से उसको जेल में डाल दिया, हमें नहीं पता किस कारण से डाला। अब वो जब जेल से छूट के बाहर आता है, वो खुले मन से बोलता है कि मेरे को भी केमिकल लगा दिया, सभी जनता को भी लगा दिया, आज लोग चलते चलते मर रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा। वो मुख्यमंत्री बोल रहा है। अब आप एक बात सोचिए, जिसको जनता ने इतने बड़े पद पे बैठाया है, अगर उसकी समझ उस प्रकार की नहीं है कि जो पता लगा सके कि क्या सही और क्या गलत है, जिसने जो कहा उसी को पेलमपुर मचा दिया उसने और सबको वो टीके लगवा दिए, तो क्या उसको उस पद पे बैठने का अधिकारी है वो? भाई अधिकारी तो वो है ना जो सही और गलत की पहचान करके जनता को बताए। यही तो है। जब हम जैसे सामान्य लोगों को पता था कि भाई इसका यह दुष्परिणाम है और उतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं पता, तो उसमें गलती किसकी है, हमारी या उनकी? हमारी जनता से, हमारी नहीं है जी। देखो, हाँ बिल्कुल हमारी गलती यह है कि हमने उसकी पहचान नहीं की कि उसके पास वो बुद्धि का लेवल है या नहीं है। चुनते वक्त ये तय करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी को चुनते हैं तो चुनने में क्या आता है कि भाई हमारे को कोई एक शराब की बाटली दिखा दे, हम उस पे वोट दे देते हैं। हमारे को 500, 700, 1000, 2000 रुपए दे दे, हम उस पे वोट दे देते हैं। कभी मुद्दों के ऊपर तो वोट ही नहीं करते ना। कभी जात पे वोट करेंगे, कभी धर्म पे करेंगे, कभी मेरे गांव के पे करेंगे, कभी दूसरे गांव के लोगों पे करेंगे। मतलब यही चलता है। और जो भी जिस भी संप्रदाय का, पंथ का जो भी व्यक्ति सत्ता में जाएगा वो उसी को बेचता है। ऐसा ही होता आया है। तो ये जो 2024 में हमने जो जनता सरकार मोर्चा बनाया था, इसका यही उद्देश्य था कि भाई हम जनता को उसके असली ताकत का, उसकी असली
जो ताकत असल में वही सरकार है, उसका एहसास करवाएंगे। और हमारा सिंपल सा उद्देश्य है कि जल जन, जन माने जनता, जल जंगल जमीन और जानवर, ये 5 चीजें हैं जी। इन 5 पे निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए, सरकारों का नहीं। क्योंकि मेरे गांव की जो समस्या है उसको मैं जानता हूं, ठीक है जी। आज उकराना गांव की जो समस्या है आप लोग जानते हो, मैं नहीं जानता, सही या गलत। जो चुन के वहां पे सरकारें हैं वो तो नहीं जानती ना कि समस्या क्या है इनकी। वो तो एक तरीके से कानून बनाते हैं, तो नियम बनने चाहिए तो मेरे गांव के लोगों को, मेरे गांव के जल को, जंगल को, जमीन को, जानवर को ध्यान में रखकर निर्णय बनने चाहिए। यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो गांव को देना पड़ेगा, सरकारों के पास नहीं रहेगा। पहली तो ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति। जैसा कि सचिन भाई ने भी बताया था, 5 ये हैं। इनमें से पूंजीवाद का नाश होना चाहिए। अगर इनमें पूंजीवाद रहेगा तो साहूकारों के बच्चों को ही शिक्षा मिल पाएगी, उन्हीं को न्याय मिलेगा, उन्हीं को स्वास्थ्य मिलेगा। साहूकारों के बच्चे ही राजनीति में जा पाएंगे और साहूकारों के बच्चे ही खेती कर पाएंगे, क्योंकि खेती करना भी आज सामान्य वर्ग की बात नहीं रही है। क्योंकि पहले खेती करते से बैल आज खत्म कर दिए गए हैं, हमारी नासमझी के कारण खत्म हो गए, हमने ध्यान नहीं दिया। और ट्रैक्टर इतने महंगे हो गए और ट्रैक्टर में डलने वाला डीजल इतना महंगा हो गया कि आज हमारे काबू की बात नहीं रही है। तो इसमें से भी पूंजीवाद का नाश होना चाहिए। तो ये हमारे 2 बड़े उद्देश्य हैं। इन्हीं के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों को बताने आए हैं कि भाई आप लोग अपनी ताकत को जानो। अगर आप लोग अपनी ताकत जान पाए तो सरकार कुछ भी नहीं होती, आप लोगों के लिए नियम और नीतियां लाने वाली। दूसरी एक और बात बताता हूं जी, जिसको आप सामान्य मानकर छोड़ते चले गए, आज वो चीजों के ऊपर कॉरपोरेट हैवी हो चुका है और उन चीजों को पैकेट में बंद करके आप लोगों को ही बेच रहा है। हमारी चूल्हे की राख क्या होती है? हमारे नजर में कोई कीमत नहीं ना, लेकिन अमेज़न पे वो चूल्हे की राख 800 रुपए किलो बिक रही है, जिसको हम कुछ नहीं मानते, जिस पे हाथ लगाते हुए हम ये मानते छीछी गंदा हो गया, वो 800 रुपए किलो बिक रही है, चारकोल के नाम से भी। दूसरी बात, जो मिट्टी के बर्तन हमारे गांव में कुम्हारों ने बनाने, असल में कुम्हारों से हमने लेने बंद कर दिए और उन्होंने वो लाभ का घाटे का सौदा दिखा, इसलिए उन्होंने छोड़ के वो नौकरी की तरफ गए। वो मिट्टी के बर्तन हमने लेने बंद किए, कुम्हार गांव से खत्म हुए, अब उसके ऊपर इंडस्ट्री काबिज हो चुकी है। दिल्ली के चारों तरफ कम से कम 10 बड़ी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो मिट्टी के बर्तन बना के और लोगों को बेच रही हैं। जिन मिट्टी के बर्तनों में हम खाना बनाते थे, वो मिट्टी के बर्तनों में आज साहूकार करोड़पति लोगों के घरों में उन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है और हमने उसको छोड़ दिया। मतलब जो एक अपने आप में मतलब संपूर्ण था, उस संपूर्ण को छोड़ के हमने एक अपूर्ण को पकड़ लिया, एल्यूमिनियम के बर्तनों को। जो एल्यूमिनियम के बर्तन सबसे पहले अंग्रेज लेकर आए थे, जो जेल के अंदर कैदी डाले गए थे, जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे उनके लिए, और उसने सबको रोग दिए, कैंसर भी दिया, बहुत सारे रोग दिए। और आज उन्हें एल्यूमिनियम के बर्तनों में हम खाना खाते हैं और मिट्टी के बर्तनों को हमने छोड़ दिया। मतलब जिसको हम छोड़ते गए उस पे वो आते गए। अब और बताता हूं, जो आप उपला बनाते हो, गोसा कहते हैं मेरे हरियाणा में उसको, जो भैंस के गाय के गोबर से जो उपला बनाते हो, उस उपले को हम कुछ नहीं मानते, लेकिन अमेज़न पर एक वो उपला है 20-20 रुपए का बिक रहा है। हरियाणा में क्या बोलते हैं उसे? गोसा, हाँ, वो 20-20 रुपए का बिक रहा है। मतलब जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं उसको वो पकड़ते जा रहे हैं और हमारे को ही बेचते जा रहे हैं। यहां तक कि आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं, हमारे यहां पर खेतों में तोरई होती है, बेल पे उसकी सब्जी खूब होती है। अब तोरई जब पूरी पक जाती है, वो बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, उसके अंदर के से बीज निकाल के जो उसका रेशा होता है, उस रेशे को बॉडी स्क्रब के नाम पे शहरों के अंदर वो एक तोरी 500 रुपए की बेची जा रही है। समझो एक बारे, जो हमारे पास संपूर्ण मात्रा में थी, जिसको हम कुछ नहीं मानते आए, वो चीजें आज साहूकार लोग खरीद रहे हैं।
जो फ्रिज आप लेके आए हो, फ्रिज को आप घरों से बाहर फेंक रहे हैं। जिस फोन के चक्कर में हमने अपनी पीढ़ियों का नाश कर दिया है, वो अपने बच्चों को फोन से दूर रख रहे हैं। हम तो यही बोलते हैं ना अपने बच्चों को कि भाई बेटा, बच्चा, छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा, रहने दो जी, इसको मत चलाओ। छोटा बच्चा है, दूध नहीं पी रहा, तो ले बेटा फोन देख ले, दूध पी ले। ऐसा ही करते हैं ना। खाना नहीं खा रहा तो फोन आगे रखते हैं और वो खाना खाने लगता है। ऐसा ही कर रहे हैं। क्या फोन क्या है, किस लिए बनाया गया, हम जानते हैं? नहीं जानते। अब एक चीज और देखना बुजुर्गों, आप लोग ज्यादा समझोगे, जो मेरे युवा साथी उनको कम समझ में आएगी। आप लोगों के टाइम पे भाईचारा ज्यादा था या आज ज्यादा है? पहले था, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? आज अगर 10 लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं करता मैं, युवाओं की बात करता हूं, या 40 से कम उम्र के जो लोग हैं, अगर 10 लोग एक साथ बैठे हैं तो आपस में बात करता कोई नहीं मिलेगा। सबके हाथ में अपने अपने फोन देख रहे होंगे। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो भी चीज सरकारों के माध्यम से फ्री में दी जाएगी वो मौत का सबसे बड़ा कारण होगा। अब मैं बताता हूं, ये फोन जब आए, इंटरनेट फ्री में दिया गया एक कंपनी के द्वारा, और जब ये घर घर पहुंच गए तो उसका पैसा वसूला गया, और मन मर्जी पैसा आज वसूला जा रहा है। आज हम इतने गुलाम हो चुके हैं फोन के कि अगर इसका 1 महीने का रिचार्ज 1000 का कर दें तो एक भी फोन नहीं बचेगा जिसमें रिचार्ज ना हो। रोटी खाए बगैर हम रह सकते हैं, लेकिन फोन बगैर हम नहीं रह सकते। फोन की या टीवी की या जो भी स्क्रीन है, उसके बारे में मैं बता दूं, मेरे युवा साथियों को समझ में आएगी। इसका जो पेटेंट है वो माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से है, दिमाग को नियंत्रण करने वाला यंत्र, अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो। मतलब यह दिमाग को कैप्चर कर लेता है। हमें ध्यान ही नहीं रहता कब इसको 5 मिनट देनी है, कब इसको हम 2 घंटे दे गए। हमें ध्यान ही नहीं रहता भूख का भी, हमें ध्यान नहीं रहता रोजगार का भी। आज हर बेरोजगार के हाथ में फोन है, लेकिन उसको यह एहसास नहीं है कि मैं बेरोजगार हूं। सबसे बड़ा कारण। दूसरी ओर बताता हूं, जो फ्री की चीजें दी जा रही हैं, कोटे में 5 किलो राशन यहां से कोई ले रहा होगा? ले रहे हैं। अभी चावल मिल रहा होगा, चावल मिल रहा कोटे में। उस चावल के अंदर एक अजीब किस्म का चावल देखने को आता, सफेद सफेद। किसने देखा है जी? सब ने देखा है, सब खा रहे हैं उसको। वो जो चावल है उसको फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं, और प्योर कैंसर दी जा रही है। प्योर कैंसर, पशुओं के लिए भी नहीं है वो। अगर पशुओं को खिलाओगे पशु भी बीमार होंगे, लेकिन हम हर रोज खा रहे हैं उस चावल को। किसके लिए? कि फ्री में मिल रहा है। और गारंटी देता हूं इस बात की, जो जो वो चावल खा रहा है 2025 तक, मतलब 1 ही साल बचा है जी, 2026 में आके देख लेना कितनी भयानक बीमारियों से पीड़ित होंगे कि बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा। जो जो चीज फ्री में दी जा रही है वो मौत का बड़ा कारण है, वो चाहे कुछ भी है। सरकार फ्री में कुछ भी नहीं करेगी। पहली तो बात ये है, हमारा पैसा है, हमारे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमें लालच दिया जा रहा है 5 किलो राशन का, हमें लालच दिया जा रहा है फोर्टिफाइड ऑयल का। कोटे में ऑयल भी मिलता है ना राशन के तौर पे, यहाँ नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। वो जो राशन, वो जो तेल मिल रहा है, वो तेल कौन सा, एक बार उस तेल को भी जानना। वो पामोलिन ऑयल है जो विदेशों से मंगाया जा रहा है, जो हमारी रक्त की जो धमनियां हैं, जो नसें हैं, वो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, और फिर वो खून का जो थक्का है वो बनाती हैं, और फिर हमारे हार्ट तक वो प्रॉपर ब्लड रोटेशन नहीं होता, इसीलिए हार्ट अटैक हो रहे हैं उसके कारण भी। दूसरी बात, जीएम ऑयल दिया जा रहा है, मतलब उसमें जो ऑयल आ रहा है, जितनी भी हमारे को कोई भी तली हुई आइटम मिल रही है, वो चाहे दुकानों पे नमकीन मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, एक बार उसके इंग्रेडिएंट को पलट के देखना कि कौन से इंग्रेडिएंट मिलेंगे। पहला तेल मिलेगा पामोलिन ऑयल, दूसरा तेल मिलेगा राइस ब्रैन ऑयल, तीसरा तेल मिलेगा कॉटन सीड ऑयल, यानी कि बिनोड़े का तेल। और जो बिनोड़ा है 2007-8 से हमारे देश में जीएम हो रहा, जेनेटिक मॉडिफाई। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, युवा साथियों को जल्दी समझ में आएगी कि ये जो जीएम है, इस जीएम के ऊपर ब्राजील की सरकार ने 10 साल की स्टडी के बाद 2020 में एक रिपोर्ट पेश की थी कि जीएम खाने वाला कोई भी जीव
या तो वो या उसकी आने वाली पीढ़ी नपुंसक और बांझ पैदा होगी। और आप एक चीज देखोगे, हम जो बिनोड़ा अपने पशुओं को खिला रहे हैं, आज पशु नए दूध नहीं ठहर रहे, खाली निकलते हैं जी 90%। और ये तब है ये हाल जब हम उनको सीधा सीमन रखवा के लाते टीका। मतलब जो या तो बिनोड़े की खल खिला रहा है उसको, या सीधे बिनोड़ा खिला रहा है, वो बांझ हो चुके हैं वो पशु। और आपके बच्चों को नमकीनों के माध्यम से वही तेल दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को। और यकीन मानना, आज ये चीज आप भी देखोगे इस टीका लगने के बाद 2021 के बाद, कि जो युवाओं के अंदर जो नए नवेले जो जोड़े जिस जो शादी होती है, बच्चे पैदा करने में सबको समस्या आ रही है। एक चीज बताइएगा आप, कि अगर एक पेड़ है, उस पेड़ को खत्म करना है तो कैसे किया जाएगा? पेड़ को बिल्कुल खत्म करना है तो कैसे खत्म हो सकता कोई भी पेड़? भाई पत्तों को काटने से होगा, तने को काटने से होगा, टहनियों को काटने से होगा, जड़ को काटने से होगा। जड़ को, अगर जड़ कट गई तो पेड़ कभी होगा ही नहीं, खत्म हो गया। इसी प्रकार आप लोगों को खत्म करने के लिए आपकी जड़ों पे वार किया जा रहा है। हम ये आगाह करने आए हैं, क्योंकि अब हम आप लोगों के बीच में लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। 3 बजे चले थे अपने घर से, और सचिन भाई रात को निकले थे। मतलब 3 बजे से चले थे और आप लोगों के पास हम 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास पहुंचे हैं। हम कुछ नहीं लेके जाते, बस हम इसलिए आ रहे हैं कि भाई जो हो रहा है अपने समाज में, उसको हम जहां तक रोक पाए कम से कम वहां तक तो रोकें। लोगों को बताए तो सही कि भाई क्या हो रहा है। सरकारों के चक्कर में जात के नाम पे आके, धर्म के नाम पे आके हम लड़के तो मर जाएंगे, लेकिन मरे लड़ेंगे भी तब जब हमारी आने वाली नस्लें बचेंगी। और नस्लों को खत्म किया जा रहा है। अगर आपके बच्चे वो चीज खाएंगे और जब वो आगे अपनी आने वाली पीढ़ियां नहीं पैदा कर पाएंगे, तो फिर क्या फायदा इस जीवन का? है कुछ फायदा? भाई आप लोग जीवन जी रहे हो तो अपने बच्चों के लिए तो जी रहे हो ना। सबसे प्यारे होते हैं बच्चे, और अगर उन बच्चों के बच्चे ना हो तो क्या फायदा जीवन का? इटली एक ऐसा देश है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये आज दूर की बात लगेगी कि ये भाई कहां की बात बोल रहा है। इटली में बच्चे पैदा करने पर सरकार इनाम देती है, और यही काम रूस में हो चुका है। इटली में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को पूरे जीवन का खर्च सरकार उठाती है। इस कदर पहुंच चुके हैं। और पिछले, मैं 1 साल पहले की बताता हूं, 6 महीने में एक बच्चा पैदा हुआ था पूरे देश में। और जो सरकारें सत्ता में आई हैं वो ये कहकर आई थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम प्रजनन दर बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ पाई। यही हाल हमारे देश में होने जा रहा है। है जी? मतलब जो जिस भी प्रकार के केमिकल डाले जा रहे हैं शरीर में दवाइयों के नाम पर, इतना सा निवेदन है कि जो फ्री के चक्कर में जो आप ले रहे हो, देखो जब तक नहीं पता तब तक तो ले रहे हैं। जब उसका पता चल जाए कि ये बीमार करेगा, ये मारेगा हमारे को और हमारे बच्चों को, तो फिर भी खाओगे क्या? भाई फिर तो कोई औचित्य नहीं बनता ना उसका खाने का। भाई देखो ना समझी में तो खाएं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब पता चल गया कि क्या कारण है, मैं तो प्रत्यक्ष तौर पे बता रहा हूं, उस चावल को निकाल के देख लो। और अगर आप लोग गांव के तौर पर वो चावल, एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करो और 10-20 हजार रुपए उसकी टेस्टिंग पे लगेंगे लैब में। ये दिल्ली में रहते हैं भी, कंपाल जी इनको दे देना और इनको बोलना कि इसका लैब में टेस्टिंग करवा कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल हैं। आपको पता चलेगा कि क्या खा रहे हो आप। भाई जब पता चलेगा सीधे तौर पे खा रहे हैं तो फिर तो रोकोगे। है जी? फिर तो रोकोगे। और सरकार एक ही बात बोलती है, जो सचिन भाई बोल रहे थे ना कि ये दुनिया के लोग हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम इतनी जनसंख्या को कम करेंगे। वो सीधे तौर पे गर्दन काटने नहीं आएंगे, मारने का, खत्म करने का तरीका अपनाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं कि जब बच्चा गर्भ में ठहरता है, समस्याएं बड़ी हैं, डरना नहीं है, समाधान भी है। क्योंकि जब समस्या समझ में आ जाएगी तब समाधान की ओर भी बढ़ेंगे। अभी बात यह है कि पहले उसको समझे तो सही,
डराने की बात नहीं है, समझो और उसका समाधान करेंगे। अगली मैं बात बताता हूं आपको। आपके छोटे से बच्चों को, जो आप बड़े बुजुर्ग थे, जब आप पैदा होते थे, आप लोगों को ध्यान होगा जी, आपके बच्चे पैदा हुए, उनको कितने टीके लगते थे? सुनो जी, हाँ जी, वो लगता था एक ही। ठीक है जी। आज आपके बच्चों को मैं बता दूं, जब गर्भ में एक बच्चा ठहरता है और जब वो बच्चा 5 साल का होता है, तब तक उसको 50 से ज्यादा इंजेक्शन लग चुके होते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि क्या लग रहा है क्या नहीं। सरकार कर रही तो सब सही कर रही होगी। हम जो जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से आपको बता रहे हैं, हमारी टीम में हजारों ऐसे साथी हैं जिनके बच्चे हैं किन्होंने एक भी टीका नहीं लगवाया गर्भ से लेकर। किसी के 5 साल के हो चुके, किसी के 7 के, किसी के 6 के, किसी के 10 साल के, किसी के 2 महीने के, एक भी टीका नहीं लगवाया और सामान्य बच्चों से ज्यादा स्वस्थ है वो। आपका पीछे बच्चे बैठे हैं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एक भी बच्चा स्वस्थ नहीं है आपका। जो कुपोषण का शिकार बताए जा रहे हैं, वो दवाइयों में, उन जहरों में डाला जा रहा है सीधा शरीरों में, और रिपोर्ट बनती है उसकी। आशा वर्कर होती हैं जी, वो आशा वर्करों के पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में यह रिपोर्ट होती है कि इस बच्चे को इतनी तारीख को यह इंजेक्शन दिया गया, इस बच्चे को इतनी तारीख को यह इंजेक्शन दिया गया। और फिर 1 साल बाद देखते हैं, 1 साल बाद वो रिपोर्ट वो जमा करवाते हैं, वो रजिस्टर जाते हैं WHO में, और वहां पे देखते हैं कि इतने टीके लगने से इन बच्चों में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उनका पहले स्वास्थ्य कैसा था और आज स्वास्थ्य क्या है। मतलब आपके बच्चे एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगशाला बन चुके हैं, प्रयोग हो रहे हैं हमारे और आपके बच्चों पर, और करवाने वाली सरकारें हैं। वो कोई एक नहीं है, वो सब की सब है जी। वो कहीं कांग्रेस की हो तो कांग्रेस को ले लेना, बीजेपी को ले लेना, कोई क्षेत्रीय दल हो उसको ले लेना, किसी को भी ले लेना, हर जगह यही काम हो रहा है। मतलब बचाने सरकार नहीं आएंगी, बचाएगा हमारा भाईचारा, हमारा गांव, हमारा परिवार, दूसरे से किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इतना सा निवेदन है, सरकार से मिलने वाली जितनी सुविधाओं को छोड़ सको छोड़ दो, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता हूं। आप बचोगे तो हम बचेंगे, और आप नहीं बचोगे तो एक न दिन कटने का नंबर हमारा भी आएगा। हाँ जी भाई, हम चुनिंदा लोग हैं जो घूम रहे हैं, तो सरकारों की नजर में तो हम हैं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं बताता। 4 महीने पहले हमारे 20 से 25 साथियों को हरियाणा में पलवल पड़ता है, ओडल थाने में उठा के, बेकम पाल जी भी उधर पहुंचे थे, उठा के ऐसा तोड़ दिया था कि पता भी नहीं चला था। और 6 से 7 साथियों के ऊपर मतलब ऐसे हैं कि आज भी उनका शरीर दर्द करता है। किस लिए? कि आप लोगों को क्यों जगा रहे हो? केवल ये कारण, कोई दरखास्त नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, सुबह उठाए, पूरा दिन पीटे, रात को छोड़ दिए। ये हो रहा है हमारे साथ। अगर ज्यादा लोग जाग पाएंगे, आप लोग जाग पाओगे, आपको बचाने के लिए हम नहीं आ सकते जी। अब मैं 400 किलोमीटर दूर हूं, अगर आप लोगों के साथ कुछ होता है तो मेरे को आने में कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। और अगर आपके पड़ोस में कुछ हो रहा, आप पहले पहुंचोगे या मैं पहले पहुंचूंगा? और मैं आऊंगा तो क्यों आऊंगा? बड़ा सवाल है, क्यों आऊंगा भाई? मेरा कोई फायदा दिखना चाहिए, हाँ जी। लेकिन मेरा अगर वहां पे, मैं ये मानता हूं कि मैं केवल जानकारियां दे के आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के गांव से कुछ लोग निकले गांव को बचाने के लिए। सारी की सारी व्यवस्था आज भी अपने पास है। और जितने बच्चों को हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों से कोई भी काम ना करवाए, उनको ठाली रखे, ये मान लेना कि अपने बच्चों की जड़ें काट रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, सबसे बड़ा संघर्ष होता है वो बच्चे का और उस माँ का। जब एक कोई भी जीव है, आप देखोगे, अगर एक पौधा भी जमीन से निकलता है तो भी जमीन की छाती चीर के निकलता है, संघर्ष करके निकलता है। मतलब जीवन ही संघर्ष है। अगर आप अपने बच्चों को ये कहोगे बेटा ठाली बैठ जा, तू तो पढ़ ले, यू काम तो मैं करूंगा, तो यकीन मान लियो कि आपके बच्चे आने वाले समय के वो कायर योद्धा होंगे जो कभी किसी के लिए नहीं बोल पाएंगे। अपने बच्चों को जितना ज्यादा उसके उतना ज्यादा काम करवाओ, हाथ की कलाएं जितनी ज्यादा सिखाओ, क्योंकि जिस नौकरी के लिए हम बच्चों को पाल रहे हैं, सब की सब नौकरियां जानी तय हैं। क्योंकि बेरोजगारी इस टाइम पे भी चरम पे है, और आने वाले टाइम पे आपके गांव में वो लोग भी आएंगे जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर नौकरी नहीं बचने वाली।
वो चाहे प्राइवेट है, वो चाहे सरकारी है, कोई भी नौकरी हो, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों पे जगह ले ली है मशीनों ने, और सरकारी जो नौकरी थी वो नौकरी खत्म करके सब कुछ कॉरपोरेट को दे दिया है, यानी कि प्राइवेट लोगों को दे दिया है। और प्राइवेट लोगों के लिए लोग काम के नहीं है, मशीन काम की हैं। बड़ी बात है। बात फिर से वही आती है कि लोहार को आज लोहा उठाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुम्हार को मिट्टी उठानी पड़ेगी, जमींदार को फिर से खेत में जाना पड़ेगा, पाड़ी को फिर से अपने पशु संभालने पड़ेंगे। मतलब जितने भी वर्ग है, तेली को वही तेल का काम करना पड़ेगा, अंत में वही आना पड़ेगा। आज आ लो या 20 साल बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद आ लो, क्योंकि ये पूरी का पूरा जो है ये रिसाइकलिंग है। अगर बचोगे तो वही बच पाएगा जो खेत पे, जो अपने गांव पे काम कर रहा है। अगर खेत छोड़ दिए तो कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि एकमात्र गांव ही ऐसी जगह है जिसके पास पूरे साल का राशन है। शहरों के पास 3 दिन का राशन नहीं है, 3 दिन का। अगर 3 दिन सरकार कंट्रोल कर देगी राशन नहीं देना, तो आधे लोग तो वहीं मर जाएंगे। ये हाल है उन शहरों के। मालिक हो तो मालिक बन के रहो, शहर में जाओगे तो गुलाम बनना पड़ेगा। आज यहां पर जो 500 गज के जो बड़े बड़े घर हैं उनमें आप रह रहे हो, वहां पर जाकर 10 बाई 10 की एक कोठड़ी में रहना पड़ता है। जो आपके बच्चे बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो पैसे ला रहे हैं, यहाँ पे ऐशो आराम दिख रहा है, यहाँ पे लाके दिखाते हैं, वहां पर किस घुटन में जी रहे हैं वो जानते हैं। एक बार इसे पूछ के देख लो, सांस भी कैसी ले रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक धुआं पी रहे हैं, मतलब धुआं सांस के माध्यम से। मतलब गांव से बढ़कर कहीं आजादी नहीं है, इतना सा बताने आए हैं। गांव को संभाल लोगे तो बच जाओगे, गांव से बाहर जाओगे तो बचना नामुमकिन है। क्योंकि हम दूसरे देशों में भी जाके देख लिया, अपने यहां पर भी देख लिया, बड़े बड़े शहरों में भी जाके देख लिया, जीवन कहीं नहीं है केवल गांव के अलावा। इसीलिए गांव की व्यवस्था गांव में करने का योजना बनाइए। आज भी गांव के अंदर हर बच्चे को रोजगार दिया जा सकता है। आज भी अगर गांव के मात्र 10 लोग संकल्प ले ले कि हमने ये काम करना है, तो पूरे के पूरे आने वाले, मतलब ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, 5 साल में गांव में एक भी बेरोजगार नहीं बचेगा। एक भी गांव से एक भी पैसा बाहर नहीं जाएगा, केवल नमक को छोड़ के। नमक बाहर से लाना पड़ेगा, बाकी हम बाहर से पैसा खींचेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। और यही काम होता था हमारे गांव में। हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्था बनाई थी, वो व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी कि बाहर से केवल आता था, हम जो सामान तैयार करते थे, हमारा वो सामान बाहर जाता था और वो पैसा लेके आता था। लेकिन अब हमने अपनी सब कुछ चीजें छोड़ दी हैं और हम बाजार से लेके आते हैं। और आप देखना कि बाजार भी गांव पर ही निर्भर है इनडायरेक्टली। आपके यहां पर जो लोन देश के अंदर बांटा जा रहा है, वो असल में वो रुपया नहीं दिया जा रहा, वो रुपए के नाम पे बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है लोगों को। यहां पर किसानी से कितने लोग जुड़े हुए हैं? सबकी जमीनों पे केसीसी होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। अब वो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जब आप लोगों ने लोन लिया, क्या आज आप उस स्थिति में हो कि वो केसीसी आप चुका दो? हाँ जी, नहीं हो। हर 6 महीने में आप उसको रोटेट करते हो। बस भाई, एक भाई के घर ज्यादा फसल हुई है, उससे पैसे लिए उधारे, भाई मेरे को पैसे दे दे, मैं केसीसी भर के दोबारा से लिमिट लेके आपको दे दूंगा। ऐसा ही कर रहे हैं सब, यही कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक बात सोचो, अगर आज सब के सब बैंक ये बोल दें कि भाई जितना भी आपने लोन लिया है, इस लोन को आज ही चुकाओ, तो गांव के कितने ऐसे लोग हैं जो उस लोन को आज ही चुका पाएंगे? कितने हैं जी? गांव में से मैक्सिमम मैं बोलता हूं कि 5% से ज्यादा नहीं निकलेंगे। यानी कि जो 95, बहुत बड़ा आंकड़ा बोला जी मैंने, 5 से मैंने मैक्सिमम लिया है। अब अगर 5 बच गए तो 95% ने जिसने लोन लिया उसकी जमीन जाना क्या है? जमीन जाएगी। अब उससे अलग हटके बात आती है, बहुत सी महिलाओं को भरम जाल में फंसाया गया है ग्रुप लोन के नाम से। ऐसा हो रखा है
कि भाई दो कारण होते हैं जी ग्रुप लोन के। एक तो यह एहसास करवाता है कि जो आपका घरवाला है जो बाहर से कमा के लाता है वो नकारा है, पहला एहसास कि वो काम नहीं कर पाता, वो कमा के उतना नहीं ला पाता जितना आपके घर की जरूरत है। ठीक है जी। दूसरी बात है कि महिलाओं की साप्ताहिक किस्तें बांधी जाती हैं उस ग्रुप लोन के माध्यम से, ऐसा ही होता है। अब साप्ताहिक को लोन तो ले लिया, लेकिन 24 घंटे एक ही टेंशन खाई जाती है महिला को कि भाई एक हफ्ते बाद वो किस्त देनी है। अगर पैसे कहीं से नहीं आते तो फिर उसी पैसे को चुकाने के लिए दूसरी कंपनी से ग्रुप लोन लेते हैं, है जी। और ऐसे कुछ चक्कर में आ गए हैं कि चाहकर भी आज मैक्सिमम ये लोग चाहते हैं कि भाई इस लोन से कैसे भी करके पिंड छूट जाए, मैं जीवन में कभी भी लोन नहीं लूंगा। मैक्सिमम लोग चाहते हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग जैसे सोचते हो, आप ये सोचते हो कि हम कमा कर भर देंगे, तो आप में से 5% बहुत बड़ा आंकड़ा है, उससे ज्यादा लोन कोई नहीं चुका पाएगा। 5% से ज्यादा। सबकी जमीनें हैं वो नीलाम होना तय हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बड़ी बात बता दूं, 3 महीने पहले भारत सरकार ने जो एग्रीकल्चर लोन का जो डिपार्टमेंट था वो पूरे का पूरा एक आदमी को दे दिया है जिसका नाम है अडानी। यानी कि बैंकों ने जो केसीसी के नाम पे जो लोन दिए हैं वो सब का मालिक है, उन लोनों का मालिक बना दिया कौन? अडानी। बैंक सिर्फ सामने दिख रहे हैं, पीछे खड़ा है अडानी। अब बैंक एक बात कहेंगे, अडानी एक बात कहेगा कि मेरे को, मैंने जो पैसा दिया मेरे को वो पैसा चाहिए, और अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो आपकी जमीन का मालिक कौन है? आपकी जमीन पे लिया आपने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर एकड़, इतना ही लिया होगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता। आपकी जमीन की कीमत है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख। ठीक है जी। मतलब आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी कितने में जानी तय है? मैक्सिमम 2 लाख में। ठीक है। अब आती है कि भर क्यों नहीं सकते, इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोगों ने जब लोन लिया, आप लोगों को कैश मिला या डिजिट मिली? क्या मिला है जी? डिजिट मिलती, खाते में आती हैं। भाई आपके खाते में भेज देंगे हम, खाते में तो आती हैं। खाते में क्या आती है? संख्या। संख्या का मालिक कौन है? अब बताओ, मैं एक बैंक का मालिक हूं, बैंक मेरे अंडर काम करता, जितने भी एम्प्लॉई हैं, बैंक का सॉफ्टवेयर मेरा है। अगर मैं उस सॉफ्टवेयर में 1 लिखकर अगर उसके पीछे कितनी भी जीरो लगा दूं और वो डिजिट मैं आप लोगों के खाते में भेज दूं कर्ज के तौर पर, मेरा क्या लगा? एक बटन, और आप लोग गुलाम। मात्र और मात्र डिजिट के नाम पे गुलाम बनाया जा रहा है। रुपए का खेल, असल में रुपया क्या है अगर इस बात को समझोगे तो रुपया ना तो एक कागज का नोट है जो हमारे को चलन में है, क्योंकि अगर ये कागज का नोट रुपया होता तो इसके ऊपर एक बात नहीं लिखी होती कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अपने जो बड़े बुजुर्ग थे वो इसको कभी भी रुपया नहीं बोलते थे। उनको जो नोट चाहिए था वो यही बोलते थे, दिए भाई 10 का नोट, देना भाई 20 का नोट, देना भाई 50 का नोट, ले भाई 100 का नोट। लेकिन जैसे जैसे वो बुजुर्ग कम होते गए वैसे वैसे जो ये पीढ़ी आगे बढ़ती गई वो इसको रुपया मानने लगी। हमने कुछ दस्तावेज निकलवाए, आरटीआई लगाई। हमारा एक साथी है, लगभग 15-16 साल की उनकी रिसर्च है। उन्होंने भारत सरकार से, आरबीआई से कुछ दस्तावेज निकलवाए। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द रूपी, रुपया क्या है? जो यहां पे लिख रखा है कि मैटर ऑफ रूपीज, तो उन्होंने पूछा कि रुपया क्या है, और जब वो 10 जवाब आता है, मतलब एक एक आरटीआई के पीछे 6-6 साल मेहनत करनी पड़ी है। जब जवाब आता है तो ये बोलते हैं कि रुपया ना तो ये कागज का नोट है ना वो डिजिट है, रुपया तो असल में एक मानक, एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कैसे है? ये बात जो मैं बता रहा हूं पहली बार में बहुत कम लोगों को समझ में आएंगी, इक्का दुक्का लोग होंगे। कोई भी सामान जब हम किसी रेडी वाले से, दुकान वाले से, जब हम कोई भी बाहर की कोई वस्तु लेते हैं उसको तोलवाते हैं हम। एक बट्टा होता है लोहे का, जब हमने कोई 1 किलो वस्तु लेनी होती है,
अगर वो 1 किलो वस्तु हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? है जी, किलो माने 1000 ग्राम। अब आप एक बात बताओ, 1000 ग्राम की ईंट रख दें, 1000 ग्राम का पत्थर रख दें, 1000 ग्राम का लोहे का बाट रख दें, या 1000 ग्राम के हम दाने रख दें, तो सब के सब क्या हुए? किलो। जो वजन करेंगे तो सब के सब बराबर करेंगे या कम या ज्यादा करेंगे? तो वो जो 1000 ग्राम वो किलोग्राम का क्या है? वो स्टैंडर्ड है, वो मानक है कि भाई अगर किसी ने वो 999 का भी ग्राम किलो कर दिया तो क्या है? किसी के साथ धोखा होगा और किसी को उसका फायदा मिलेगा। इसीलिए रुपए का भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया था। रुपए का स्टैंडर्ड क्या है? वो है 777 मिलीग्राम सोना बराबर 1 रुपया। ये बात बड़े बुजुर्ग कहते थे, सुनी भी होगी आप लोगों ने, कि आरबीआई जो रुपया छापता है उसके पीछे सोना रखता है तब रुपया छापता है। सुनी जी ये बात किसी ने? लेकिन कितना सोना रखता है और कितना रुपया छाप सकता है इस बात का नहीं पता था। ये मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारे पास ऑफिशियल दस्तावेज है ये, कि 1 रुपया छापने के पीछे आरबीआई को 777 मिलीग्राम सोना रखना पड़ेगा, यानी कि लगभग 0.25 ग्राम सोना। और अब आप एक चीज देखो कि मैं बात बताता हूं आपको, ये 1906 की जो 1 रुपया था, 1 रुपये की जो कीमत थी, वो आज के रुपए को देखते हुए, मतलब आज अगर आप लगभग 6000 रुपए में जितना सामान खरीदते हो, आज 6000 में, 1906 में उतना सामान 1 रुपये में आता था। ये बुजुर्ग हैं, आप लोग बाजार में जाते थे जी, मेरे दादा मेरे को बताते थे, बोले तारा रुपया तो छोटा सा हो गया, हरियाणवी में बोल रहा हूं मैं, कि थारा रुपया तो छोटा सा हो गया, हमारा तो पहिए जोड़ रुपया होया कर रहा था। मैं बताता हूं इसका हिंदी में। वो बोलता है कि आप लोगों का रुपया तो बहुत छोटा हो चुका है, जो हमारा रुपया था वो तो एक टायर के बराबर होता था। मतलब हम 1 रुपया लेके जाते थे, उससे बहुत सारा सामान खरीद लाते थे, बहुत कुछ खा भी आते थे, और फिर भी उसमें से हम आधा रुपया बचा के ले आते थे, मतलब 98 बचा के ले आते थे। आज ऐसी क्या बात है कि 1 रुपये में एक टॉफी भी नहीं मिलती। भाई अगर रुपए का स्टैंडर्ड बराबर है तो रुपए की वैल्यू तो कम नहीं हो सकती, या हो सकती है जी? भाई रुपए का जो स्टैंडर्ड बनाया, आज क्या 1 ग्राम को कोई 1000 ग्राम बोल सकता है क्या? 1 ग्राम को कोई किलोग्राम कह सकता है क्या? 1 ग्राम का मतलब तो 1 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम। अब जो आपके रुपए की कीमत थी 777 मिलीग्राम सोना, उसकी कीमत 6000 से भी ज्यादा घटा दी। घटाई किसने? सरकारों ने। और क्यों घटाई? क्योंकि ये रुपया ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से पूरी की पूरी दुनिया को, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, भारत में रुपए के नाम से, किसी दूसरे देश में डॉलर के नाम से, यूरो के नाम से, अलग अलग उनकी करेंसी के नाम से गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन सबके जो भारत के जो स्टैंडर्ड की बात करें, वो स्टैंडर्ड तोड़ दिया किन्होंने? इन काले अंग्रेजों ने, जो ये सत्ता में बैठे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप जितना भी लोन कर्ज के रूप में ले रहे हो, जितना लोन आप लोगे उतने की उतने आपके रुपए की वैल्यू कम होगी। आप एक चीज जरूर ध्यान देना कि 10 साल पहले ये बात बोलते ना महंगाई बहुत बढ़ गई, बोलते ना ये बात तो कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, जितने रुपए में पहले जो सामान आता था वो आज नहीं मिलता। असल में महंगाई नहीं बढ़ी है, असल में जो हुआ है वो रुपए की वैल्यू कम हुई है। 2016 से लेकर अब तक महंगाई 2 गुनी हुई है। कितनी हुई जी? 2 गुनी। कैसे हुई है? जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के दौरान भारत में जो आरबीआई के पास जो टोटल पेपर करेंसी चलन में थी, कागज के नोट जो चलन में थे, ये थे 16 लाख करोड़ के। कितने के? अब इसको करोड़ को भूल जाओ, 16 को याद रखो। नोटबंदी के तुरंत बाद नोट जारी कर दिए 34 लाख करोड़ के। कितने बना दिए और ज्यादा? 18 नोट, मतलब 16 थे, 34 बना दिए, 18 और छाप दिए। उसके पीछे कुछ नहीं रखा। जो सोना रखना था,
यानी कि जब वो नोटबंदी होती है, नोटबंदी के बाद जो वो नोट चलन में आते हैं, उसी दिन से महंगाई डबल, क्योंकि रुपए की वैल्यू तो आधी हो गई, रुपया तो उतना ही था। अब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो आरबीआई ने जो नोट छाप रखे हैं, उसके पीछे सोना रखा है मात्र 5 लाख करोड़ का, और नोट छाप दिए 34 लाख करोड़। तो और क्या है? वो छलावा है, वो वैल्यू को डिवैल्यूएट कर रहे हैं। यानी कि एक खबर आई थी, लगभग 2009-10 की बात है ये, शायद कंफर्म, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है उसकी। सीबीआई ने एक रिपोर्ट पेश की थी भारत सरकार के सामने कि भारत देश में वैध रुपया भी आरबीआई छाप रहा है और अवैध रुपया भी आरबीआई छाप रहा है। मतलब असली नोट भी आरबीआई छाप रहा है और नकली नोट भी आरबीआई छाप रहा है। असली नोट वो है जिसके पीछे सोना रखा गया है, नकली नोट वो है जिसके पीछे सोना नहीं रखा गया। अब मीडिया को पैसा खिला के ये खबर जनता के सामने नहीं आने दी, और जब ये जनता के सामने ये खबर नहीं आई तो जनता के साथ वहां पर भी धोखा हो गया। अब आप लोगों की जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि कागज के नोट है 34 लाख करोड़, कर्ज कितना होगा जी, आप बताओ। है जी? भारत पे या भारत की जनता पे? भारत की जनता पे। भारत की जनता पे जो कर्ज है वो 210 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। कितना जी? 210 लाख करोड़, यानी कि 210 लाख बार करोड़ कहेंगे तो जब बने जी आंकड़ा, जड़ापा बैठे हैं ना, इसे सोया में भी को नहीं आवे। इतना पैसा, इतना तो दे दिया कर्ज पे, कुकर दिया। कैसे दिया? डिजिट बना के, क्योंकि खाते में तो डिजिट दिख रही है ना, कैश तो नहीं मिल रहा, तो डिजिट के नाम पे दे दिया 210 लाख करोड़ से ज्यादा। और हैं कितने नोट? 34 लाख करोड़ के। अब जब बैंकों को चुकाने आएंगे तो कितने चुका पाएंगे? 34 लाख करोड़। बाकी के जो नहीं चुका पाएंगे, उसकी जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है वो नीलाम होनी तय है। और एक बड़ी घटना रही है जी उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर में हम गए, हमारी टीम गई, वहां की महिलाओं को कहा जा रहा है जो ग्रुप लोन ले रखी हैं कि हमारी तरफ से अपनी देह बेच के, अपना शरीर बेच के पैसे ला, हमारे पैसे चुकाओ। ठीक है जी, मतलब अपना शरीर बेच के दो भले ही, लेकिन हमारे को हमारे पैसे दो। अब कहां से देंगे जो है ही नहीं? भाई नोट तो 34 हैं और कर्जा 210 है, तो कहां से देंगे जो उससे ज्यादा है? अब मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताता हूं। ये एक बोतल है जी, ये मैंने एक दे दी आपको, और मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को 4 करके लौटाओ, 6 करके लौटाओ, 7 करके लौटाओ, लौटा दोगे क्या? भाई एक है तो एक ही दे पाओगे ना, तो 34 है तो 34 ही चुका पाएंगे लोग, हैं जी? और वो बांट दिया 210, तो कहां से देंगे? बड़ा सवाल है। वो कहीं से भी नहीं आएंगे, सबका सब कुछ जाना तय है। यहां पे गांव का लाल डोरा बचा है जी, गांव में रजिस्ट्री होती है अब, है जी? मतलब जो गांव की जो सामूहिक जमीन है, जो घर हैं, उन घरों की रजिस्ट्री होती है, कागज बनते हैं क्या उनके कुछ? है जी? बन गए। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि वो जो कागज बने हैं, वो कागज यानी कि सरकार के पास जा चुके हैं, उसके ऊपर भी लोन हो रहा है। आप लोगों की अगर नहीं समझोगे तो सबकी प्रॉपर्टियां जानी तय हैं। और ये लोग जो भाई बोल रहा था सचिन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से एक बात बोलते हैं कि आफ्टर 2030 के बाद यू हैव ऑल नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, कि आपके पास 2030 के बाद रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आप फिर भी खुश रहोगे। ये बात बोलते हैं। आपकी सारी प्रॉपर्टी जाना तय है, क्योंकि लोन बांट रखा है इतना, लोन चुका नहीं पाओगे। जब लोन नहीं चुका पाओगे तो प्रॉपर्टियों के ऊपर कंपनियां आके राज करेंगी। और आप लोगों को
नौकर बना के रखा जाएगा। जब आप नौकर बनोगे तो आप उन्हीं के लिए काम करोगे। मात्र और मात्र खाने के लिए नौकर बनाने जा रही हैं सरकारें। और जो सबसे बड़ा जो गुलामी का जो कारण रहेगा, देना जी, जो गुलामी का कारण रहेगा, जो बोलते हैं कि आफ्टर 2030 यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, वो इसके माध्यम से होगा। जैसा आज बेरोजगारी का आभास नहीं हो रहा केवल मोबाइल के कारण, ऐसा ही आपके पास कुछ भी नहीं है उसका आभास नहीं होने देगा ये मोबाइल। हम एक बात बोलेंगे कि भाई हमारे साथ थोड़ी हो रहा, सबके साथ हो रहा है। अगर मेरे साथ हो तो मैं लड़ाई लड़ूं भी, और अगर सबके साथ हो रहा तो मैं ही क्यों लड़ूं, कोई और लड़ लेगा। भाई एक बात बोलते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, अपने में नहीं, यही तो बोलते हैं ना। इसीलिए जो भी लोन पे जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो धीरे धीरे करके आपके हाथों से खिसकती जा रही हैं और आप उसको चुका नहीं पाओगे। अब जो चुकाने का जो तरीका है वो मैं बता दूं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं जो भारत सरकार ने और आरबीआई ने दे रखे हैं, उनके बिहाफ पे कर्जा चुकाएंगे, क्योंकि हमारे 1 रुपए की कीमत आज 6,000 रुपए से ज्यादा है। जो उन्होंने हमारे को कर्ज दिया है उनके 6,000 और हमारा 1 रुपया बराबर है, क्योंकि हमारा जो रुपया है वो हमारी मेहनत का कमाया हुआ है और उनका जो रुपया है वो ठगी से नंबर लिखा हुआ है। हम तो मेहनत करते हैं तभी तो मिलता है ना हमें, या फ्री में मिल जाता है। और उनका तो कंप्यूटर पे उंगली लगती है, आगे रुपए का सिंबल लगाया और 1 के लिख के और उसके पीछे कितनी भी जीरो लिख दी और हमारे को वो जीरो बेच दी और हम आपस में उस रुपए को लेकर व्यवहार खराब कर रहे हैं। इसीलिए जो वैध रुपए में, इनलीगल नहीं, लीगल, संविधान के हिसाब से, सरकारी दस्तावेज के हिसाब से उस रुपए को चुकाएंगे जो कर्ज लिया है, क्योंकि कर्ज रुपया नहीं दिया, कर्ज दिया है डिजिट और चुकाएंगे रुपया। हम बताएंगे कि हमारे रुपए की असली कीमत ये है। रुपए की वैल्यू को डिवैल्यूएट आपने किया, जनता ने नहीं किया। आज अगर रुपए की असली कीमत मिलने लगे तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो 80 रुपए के आसपास जो $1 की कीमत है, तो इतनी ही डॉलर की कीमत, मतलब हमारे रुपए की कीमत हो जाएगी डॉलर के मुकाबले। इतनी कीमत है हमारे रुपए की आज भी लीगल तौर पे। और उसी के भी आप पे करेंगे जो व्यक्ति बिल्कुल फंसा हुआ है। देखो जी, हम एक ही बात बोलते हैं, जो चुका पा रहा है वो चुकाओ, क्योंकि ये रास्ता संघर्ष का, इसमें टकराना पड़ेगा बैंकों के साथ। और जब बैंकों से टकराने जाएंगे तो टक्कर में बैंक ना आके सरकारें आएंगी। अगर भर सको तो भरो, अगर दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा तो फिर विकल्प मात्र यही है, या तो प्रॉपर्टी छोड़ दो या इस रास्ते पर चलकर, क्योंकि संघर्ष करेंगे तो बचने के चांस ज्यादा हैं। छोड़ दिया तो फिर तो गया ही सब कुछ। भैया ये ना बचने क्योंकि पैसा देता आदमी उसे बेफिजूल खर्च करता है। हाँ। सामान्य 10 पैसे के नहीं, 20 बेफिजूल खर्च नहीं करता जी, ये करता है मान के चलो मेरे को कुछ भी लेके आना है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, जब मैं खरीदने जाऊंगा तो मेरे को वो चीज़ें आकर्षित हुई, मेरे दिमाग में आई, मेरा मन किया मैं इसको लूं, तो जब बोलेंगे कि भाई पैसा नहीं है तो सामने वाला बोलेगा जी लोन दे देंगे। ऐसा कर रहे हैं हम, लोन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग एक बात बोलते थे कि भाई जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर पसार लो, लेकिन हम अब यह कहने लगे कि पहले पैर पसारेंगे फिर चादर को देखेंगे। ठीक है जी, तो चुका वही पाएंगे जो है, जो नहीं है उसको चुका नहीं पाएंगे। तो जो नहीं भर सकता केवल वही, जिसका ठीक ठाक चल रहा दे रहा है वो दे जी, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे नहीं दिया जा रहा वो बिकमपाल जी से संपर्क कर लेना, वो हमें बता देंगे, दस्तावेज बैंकों के पास भेज देंगे। आज तक हम 1500 से ज़्यादा दस्तावेज भेज चुके हैं, एक भी दस्तावेज का बैंकों ने जवाब नहीं दिया है संवैधानिक तौर पर। आरबीआई के पास भेज चुके हैं, वो जवाब नहीं दे रहा, सरकारों के पास भेज चुके हैं, वो जवाब नहीं दे रही। मतलब कि लीगल तौर पर अपनी जीत है, लेकिन जीत तभी पाएंगे जब इकट्ठे होंगे। अगर हम जात में बिखरेंगे, हम धर्म में बिखरेंगे, हम किसी और चीज़ को लेकर आपस में लड़ाई करेंगे तो फिर राज करेंगे जी वही। अगर हम इकट्ठे हैं तो गांव की 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे, और अगर हम बिखरे हुए हैं तो हम गांव की 1 इंच जमीन नहीं बचा पाएंगे।
देखना आपने है कि आप क्या करना है। हम लोग, आपको लगेगा आगे भविष्य में तो हम फिर से आएंगे। अगर इस चीज़ से संबंधित आपने कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए है तो हमारी 11, 12, 13 की मोहाली में ट्रेनिंग है 3 दिन की। 15, 16 और 17 ये है हमारी राजस्थान में केकड़ी में अजमेर के पास ट्रेनिंग है 3 दिन की। और 18, 19 और 20 ये ट्रेनिंग है राजस्थान के अनूपगढ़ ज़िले में। आप में से अगर ये ज़्यादा जानकारी कोई और जानना चाहता है तो आप वहाँ पे आ जाओगे तो पूरे के पूरे पत्ते खोलकर आपको दिखाया जाएगा कि आज हम कहाँ हैं, क्या है। समस्या भी बताई जाएगी, लेकिन समाधान केवल गांव है। जब मिलोगे उसका तुरंत समाधान पे उस पर काम करना शुरू कर देंगे। और यकीन मानना, मात्र और मात्र 6 महीने में अपने गांव की व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन उसमें बंटना नहीं है, क्योंकि ये काम करती हैं सरकारें। 2-4 लोग होते हैं गांव के अंदर जो गांव की एकता को, गांव को कभी एक नहीं होने देते। वो हमेशा इनकी लगाएंगे इनके आगे, इनकी लगाएंगे इनके आगे, आपस में फाड़ करके रखेंगे कि ये एक ना हो जाएं। क्योंकि सरकारों को पता है कि अगर ये एक हो गए तो ये मालिक हैं, और अगर ये एक नहीं हुए तो नौकर ही मालिक बन के बैठे हैं भाई। और हम असल में ये एहसास करवाना चाहते हैं। ये इधर लोगो लगा हुआ है और इस पे लिखा है भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। और ये जो नेता बन के जो आज राज कर रहे हैं, इनको हम बता रहे हैं कि असल में जो देश की जनता है, जो किसान है, उस किसान के हड़ में जोतने का काम करेंगे अगर जनता एक हो गई तो। आप लोगों से भी यही आह्वान करने आए हैं कि आप साथ दीजिएगा इस लड़ाई में, बचाइएगा अपने बच्चों को। मैं मानता हूं कि समय कम था, समय कम होने के कारण मैंने आपको जानकारियां ज़्यादा दी हैं। जितनी आपको अपने काम की लगे उतनी अपने काम की रखना, बाकी को निकाल देना। क्योंकि बातें हर किसी के काम की हुई हैं, लेकिन किसी को एक चीज़ में फ़ायदा मिलेगा, किसी को दूसरी में। लेकिन बचो सरकारों से, जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं छोड़ दो अगर बच्चों को बचाना है। नहीं, अपने बच्चों को भूल जाओ कि भाई वो हमारे लिए हैं। आज ही मरा हुआ मान लेना, क्योंकि अगर वो एक बार मरेंगे तो आप रोओगे, और अगर वो तिल तिल करके मरेंगे तो एक टाइम पे जब आदमी उस स्थिति पे आता है कि जब वो चल फिर नहीं पाता और वो जब बिस्तर पे पड़ा रहता है, तो घर वाले भी और वो व्यक्ति भी ये बोलता है कि हे राम अब तो ठा ले, बहुत परेशान हो लिया है। तो इस स्थिति पाने से पहले रोक लो, नहीं तो अपने बच्चों के लिए उसी हाल पे आएंगे हम कि ये राम इससे बढ़िया तो ठा ले, या तो इसका जीवन दे दे तो स्वस्थ दे दे, या इसने ठा ले। तो बस इतना सा है कि उस ठान वाली पोजीशन पे ना हो, उससे पहले रोक लो उसने। समाधान हर बात का हो जाएगा। जो भी समस्याएं हैं, जो ये केमिकल से जो शरीरों में नुकसान हुआ है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मेरे शरीर में ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हम उसके लिए समाधान बता देंगे, एक नंबर बता देंगे। उस नंबर से कुछ दवाई है जो डिटॉक्स किट है वो मंगवा लेना, उसका जहर शरीर से निकालने में वो बहुत हद तक कारगर है। नहीं तो अगर आपके आसपास कहीं पे कोई आयुर्वेद का, कोई पंचकर्म का कोई केंद्र है, वहाँ पे जाके अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करवा लो। एक बात मैं बताता हूँ, जहर डाला गया है फ्री में, उसको बाहर निकालने के लिए अब खर्च करना पड़ेगा। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकली हो तो मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई आप मुझसे बड़े हैं, सच बोलना। मैंने 67 साल उम्र में ऐसा देवता नहीं देखा। इतने कितने गेट, कितने दरवाजे खोले मेरे भाई ने, सच बताना। आज तक कोई आया हुआ है सामने? एक बार और जोर ना डालें भाई।